दोस्तों, इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस को लेकर हमेशा डिबेट चलते रहती है, पर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे पेट्रोल प्राइसेस 50 रुपए पर लीटर पर फिक्स हो जाए? इसके लिए या तो हमें एक बहुत बड़ा तेल का भंडार खोजना होगा या पेट्रोलियम का कुछ अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। इंडिया नए तेल के भंडार के लिए सर्चेस तो बहुत तेजी से कर रहा है, पर नए तेल को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन करने में पॉल्यूशन बहुत होता है और नेट जीरो इमिशन के अपने विजन को फुलफिल करने के लिए इसमें चेंजेस करने की बहुत जरूरत है। जहां पर सामने आता है ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट, जो फ्यूचर में शायद पेट्रोल का बेस्ट अल्टरनेटिव भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की तेजी से बदलते एनर्जी लैंडस्केप के बारे में, जहां एक तरफ हम नए ऑयल डिस्कवरीज अशोकनगर, अंडमान और बलिया में दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी का एक नया युग आरंभ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोनों एनर्जी सेक्टर्स इंडिया के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे इंडिया का ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन कैसे एक गेम चेंजर बन रहा है और नए पॉलिसीज क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। इंडिया का पहला ऑयल वेल 1866 में असम के माकुम विलेज में खोदा गया था। यह ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ था, पर अफसोस ये एक ड्राई वेल निकला था। पर इसके वजह से असम में और एक्सप्लोरेशंस हुए और असम आज तक इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन का एक मेजर हब है। दोस्तों, इंडिया आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है और हमारी एनर्जी डिमांड हर साल 4 to 5% के दर से बढ़ रही है। यह डिमांड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और राइजिंग व्हीकल ओनरशिप की वजह से है। लेकिन एक बड़ी चैलेंज ये है कि इंडिया अपने 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल नीड्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। ये न सिर्फ हमारी इकोनॉमी पर प्रेशर डालता है, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एक चिंता का विषय है। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंडिया दो रास्ते अपना रहा है। पहला, डोमेस्टिक ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन का बढ़ावा देना, जहां नए ऑयल फील्ड्स जैसे अशोकनगर, अंडमान और बलिया उम्मीद की नई किरण ला रहे हैं। और दूसरा, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन, जहां सोलर, विंड और हाइड्रोजन जैसे सोर्सेज के साथ इंडिया एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। आज के वीडियो में हम इन दोनों के पोटेंशियल, चैलेंजेस और इम्पैक्ट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक साथ इंडिया के एनर्जी मिक्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। चलिए पहले बात करते हैं इंडिया के नए ऑयल फील्ड्स की, जो रिसेंट में काफी हेडलाइंस बना रहे हैं। इंडिया के एनर्जी सेक्टर में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और इसके सेंटर में है 3 मेजर डिस्कवरीज: अशोकनगर इन वेस्ट बंगाल, अंडमान सी और बलिया इन उत्तर प्रदेश। इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। अशोकनगर बंगाल बेसिन में स्थित है और इंडिया का 8वां कमर्शियली प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन जोन बन चुका है। यह डिस्कवरी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के इंटेंसिव सीजमिक सर्वेज का रिजल्ट है, जो 2016-17 से चल रहे हैं। इस फील्ड से मिलने वाला क्रूड ऑयल हाई क्वालिटी का है, जो बॉम्बे हाई के क्रूड से भी बेहतर माना जा रहा है। इस डिस्कवरी ने बंगाल बेसिन को एक प्रॉमिसिंग हाइड्रोकार्बन रीजन के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया है। पोटेंशियल की बात करें तो अशोकनगर से लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोडक्शन की उम्मीद है, जो ना सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूरे ईस्टर्न इंडिया के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकता है। लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ चैलेंजेस भी है: लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल कंसर्न्स। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए लोकल कम्युनिटीज का सपोर्ट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी काफी जरूरी है। अब बात करते हैं अंडमान सी की, जहां यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है: इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी फाइंड अ बिग गायना इन द अंडमान सी। ये स्टेटमेंट छोटा नहीं है, क्योंकि साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश गायना गरीबी से बाहर आकर एक मेजर ऑयल प्लेयर अपने ऑफशोर ऑयल डिस्कवरी की वजह से ही बन पाया है। अंडमान में वास्ट अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स है, एस्टिमेटेड 610 मिलियन टन्स के आसपास, और ओएनजीसी यहाँ एग्रेसिव एक्सप्लोरेशंस कर रहा है। ओएनजीसी ने 2024 में टोटल 541 वेल्स ड्रिल किए, जो 34 सालों में सबसे ज्यादा था। कंपनी ने 37,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है, जो उसका हाईएस्ट एवर है। यह दिखाता है कि ओएनजीसी कितनी एग्रेसिवली ऑयल एक्सप्लोरेशंस कर रहा है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। ऑयल एक्सप्लोरेशन रिस्की और एक्सपेंसिव है। गायना में 40 से ज्यादा वेल्स ड्रिल करने पर ड्राई वेल मिले थे और उसके बाद ही उन्हें हाइड्रोकार्बन सोर्सेज मिले, और ऐसे हर वेल की कॉस्ट करीब $100 मिलियन होती है। अंडमान में भी ऐसे ही पेशेंस और इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर यहाँ सक्सेस मिलता है तो ये इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकती है और इकोनॉमी को एक मैसिव बूस्ट मिल सकता है। अंडमान सी में ऑयल और गैस के अलावा दोस्तों एक और चीज छुपी है: डीप सी कोरल, जो दुनिया के रेयरेस्ट इकोसिस्टम में से एक है।
ये कोरल ना सिर्फ रिच बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करते हैं बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इनको बचाने के लिए कई सारे गाइडलाइंस फॉलो करके कंपनीज को एक्सप्लोरेशंस करनी पड़ती है। तीसरा है बलिया, उत्तर प्रदेश का नया ऑयल फील्ड, जिसे ओएनजीसी ने रिसेंटली कंफर्म किया है। ये क्रूड ऑयल रिजर्व 300 किलोमीटर के एरिया में फैला है, बलिया के सागरपल्ली विलेज से प्रयागराज के फाफूमाऊ तक। ओएनजीसी ने यहाँ ड्रिलिंग शुरू कर दी है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 85 करोड़ रुपीस का आसपास है। यह प्रोजेक्ट गंगा बेसिन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है जो बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। अगर यहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो पूरे गंगा बेसिन एक्सप्लोरेशन के लिए खुल सकती है। लोकल फार्मर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओएनजीसी ने लैंड लीज के लिए फार्मर्स को अच्छा कंपनसेशन ऑफर किया है, जैसे एक फैमिली को 10 लाख एनुअली 3 साल के लिए। ये न सिर्फ फार्मर्स की इनकम बढ़ा रहा है बल्कि लोकल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन चैलेंजेस जैसे वाटर यूजेज भी है। यहाँ एक्सप्लोरेशन में 25,000 लीटर वाटर डेली यूज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ एनवायरमेंटल रेगुलेशन को बैलेंस करना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अदानी ग्रीन एनर्जी का जैसलमेर में 2.14 गीगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड क्लस्टर ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक दिन में इतना बिजली पैदा करता है कि 15 लाख घरों को रोशन कर सकता है। इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दिन में सोलर और रात में विंड पावर से स्टेबल एनर्जी देती है, जो ग्रिड को रिलायबल बनाता है। अब चलिए दूसरी तरफ देखते हैं इंडिया के ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। जब बात सस्टेनेबल फ्यूचर की आती है तो इंडिया ग्रीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। सोलर, विंड, हाइड्रोजन और बायो एनर्जी के सेक्टर्स में इंडिया ने पिछले कुछ सालों में रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। इंडिया का सोलर एनर्जी सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वालों में से एक है। नेशनल सोलर मिशन के अंडर इंडिया ने 2030 तक 300 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सितंबर 2023 तक इंडिया ऑलरेडी 82 गीगावाट प्लस सोलर कैपेसिटी अचीव कर चुका था। राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स सोलर पावर हब्स बन रहे हैं, जहां बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगाए जा रहे हैं, जैसे भाडला सोलर पार्क जो 2245 मेगावाट का है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, स्कीम्स और रूफटॉप सोलर सब्सिडीज ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया है। सोलर एनर्जी अभी इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के मिक्स का 29% कंट्रीब्यूट करता है और ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। सोलर का एक बड़ा एडवांटेज है लो मेंटेनेंस कॉस्ट और लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी। एक बार सोलर प्लांट लग जाए तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन से काफी कम है। विंड एनर्जी में भी इंडिया का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट विंड पावर प्रोड्यूसर है विद अ कैपेसिटी ऑफ 47 गीगावाट एज ऑफ 2024। तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश इसमें लीडर्स हैं। ऑफशोर विंड एनर्जी अब नया फ्रंटियर बन गया है, जहां इंडिया ने 30 गीगावाट बाय 2030 का एम्बिशन टारगेट रखा है। गवर्नमेंट ने रिसेंट में ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए 7,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया है। विंड एनर्जी का एक चैलेंज है फ्लक्चुएशन, मतलब हवा जब चलती है तभी पावर मिलता है और बिना हवा के ये बंद हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स जहां विंड और सोलर को कंबाइन किया जाता है, वहां इस प्रॉब्लम से एफिशिएंटली उभरा जा सकता है। क्या आपको पता है कि इंडिया के तमिलनाडु में एक विंड टर्बाइन इतना पावरफुल है कि एक दिन में 1000 घरों को बिजली दे सकता है। ये वेस्टास V150 टर्बाइन है जो 4.2 मेगावाट पावर जनरेट करता है और इंडिया के विंड एनर्जी को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है और इंडिया इसमें भी पीछे नहीं है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर इंडिया ने 2030 तक 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। यह मिशन 19,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हेवी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और पावर जनरेशन में हो सकता है, जो फॉसिल फ्यूल्स का एक क्लीन अल्टरनेटिव है। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे रिलायंस और अदानी भी इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अदानी ने तो 2030 तक 3 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का गोल रखा है, लेकिन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी बड़े चैलेंजेस हैं। अब चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑयल फील्ड्स और ग्रीन एनर्जी को। कौन ज्यादा प्रॉमिसिंग है और क्यों? ऑयल फील्ड्स जैसे अशोकनगर, अंडमान और बलिया के डिस्कवरीज लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट दे सकते हैं, जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। अंडमान में अगर गायना स्केल डिस्कवरी होती है तो ये एक इकोनॉमिक गेम चेंजर हो सकता है और पोटेंशियली इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना का करीब ले जा सकता है। ग्रीन एनर्जी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल है।
सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद ऑपरेशनल कॉस्ट लो होते हैं और ये सेक्टर्स मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है, जो एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑयल एक्सप्लोरेशन का इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट बड़ा है। ड्रिलिंग, वाटर यूजेज और एमिशन जैसे इश्यूज होते हैं और लोकल इकोसिस्टम्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अंडमान जैसे सेंसिटिव एरियाज में इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। ग्रीन एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सोलर और विंड का कार्बन फुटप्रिंट नेग्लिजिबल है और ये एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन तो जीरो एमिशन फ्यूल है, लेकिन सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पोजल में भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं जो मैनेज करना पड़ता है। ऑयल फील्ड का स्केल लिमिटेड है, एक बार रिजर्व्स खत्म हुए तो प्रोडक्शन रुक जाती है। इंडिया के नए ऑयल फील्ड्स का एग्जैक्ट रिजर्व साइज अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए इन पर कंप्लीट रिलायंस नहीं किया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी का स्केल अनलिमिटेड है। सनलाइट और विंड तो कभी खत्म नहीं होते। इंडिया का ज्योग्राफिकल एडवांटेज, लॉन्ग सनी डेज और कोस्ट लाइन्स इसमें और भी स्ट्रेंथ देता है। ग्रीन हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो अभी शुरुआत में ही है और फ्यूचर में ये फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अंडमान में एक वेल की कॉस्ट $100 मिलियन तक हो सकती है और सक्सेस गारंटीड नहीं है। गवर्नमेंट और ओएनजीसी जैसे प्लेयर्स बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में टाइम लग सकता है। ग्रीन एनर्जी में भी रिवॉर्ड हाई है, लेकिन रिस्क कम है। सोलर और विंड के प्रोजेक्ट प्रेडिक्टेबल होते हैं और गवर्नमेंट के सब्सिडीज से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ग्रीन हाइड्रोजन में अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स प्रॉमिसिंग है। दोस्तों, इंडिया में कई कंपनीज काऊ डंग से बायो सीएनजी बना रहे हैं और उनसे व्हीकल्स को चलाने की कोशिश कर रही है। ये बायो सीएनजी पेट्रोल और डीजल का इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है और पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के क्लाइमैक्स की। कैसे इंडिया फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, नए पॉलिसीज क्या है, कितने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और फ्यूचर क्या है। इंडिया के गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी को प्रायोरिटाइज कर रही है और इसके लिए नए पॉलिसीज ला रही है। नेशनल सोलर मिशन में 2030 तक 300 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को अचीव करने की प्लानिंग है और इसलिए पीएलआई स्कीम्स और रूफटॉप सोलर सब्सिडीज भी हेल्प कर रही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की प्लानिंग है और इसके लिए 28,900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी प्लान किया गया है। पीएम सूर्योदय योजना में हर घर पर रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने की कोशिश है, जो 100 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर एनर्जी से जोड़ देगा। ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 2024 एक्सप्लोरेशन के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी लाती है, लेकिन इसमें ग्रीन एनर्जी के लिए भी प्रोविजंस है, जैसे कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना। ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स का बूम हुआ है। 2024 में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ और 2030 तक ये $500 बिलियन तक जा सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे अदानी, रिलायंस और टाटा पावर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी बढ़ रही है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड में कोलैबोरेट कर रहा है। ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे ओएनजीसी का 37,000 करोड़ का कैपेक्स, लेकिन ग्रीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट स्केल और मोमेंटम अभी काफी आगे है। इंडिया का एनर्जी फ्यूचर ग्रीन है। बाय 2030 इंडिया अपने 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करने का टारगेट रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन के ग्लोबल मार्केट में इंडिया लीडर बन सकता है और ऑफशोर विंड और एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज नए फ्रंटियर्स खोल सकते हैं। गवर्नमेंट का नेट जीरो बाय 2070 का गोल भी एम्बिशियस है, जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करेगा। ऑयल फील्ड जैसे अंडमान और बलिया अभी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रीन एनर्जी ही सस्टेनेबल है। इंडिया का एनर्जी मिक्स एक बैलेंस्ड अप्रोच से डेवलप होगा, जहां ऑयल और गैस शॉर्ट टर्म नीड्स को मीट करेंगे और ग्रीन एनर्जी लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर करेगा। दोस्तों, इंडिया का एनर्जी सेक्टर आज एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट पर है। एक तरफ अशोकनगर, अंडमान और बलिया जैसे नए ऑयल फील्ड्स हमें एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का सपना दिखा रही है। दूसरी तरफ सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इनिशिएटिव्स इंडिया को एक सस्टेनेबल सुपर पावर बनाने की तैयारी में है। ये दोनों ही अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है, क्योंकि ये न सिर्फ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बल्कि स्केलेबल, प्रेडिक्टेबल और ग्लोबली कम्पिटिटिव भी है। इसमें आपको क्या लगता है कि ग्रीन एनर्जी क्या कभी कन्वेंशनल एनर्जी से आगे निकल पाएगी? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताइए।